चलिए नमस्कार, राधे राधे। आप सभी के सामने जो है भाई हम ये महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है, वो आपको पता है कि 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं उसके एग्ज़ाम। तो अब जितने भी दिन बचे हैं 13-14 जितने भी दिन बचे हैं, उसमें आपको जितने से ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप अगर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं और फिर जब भी आप क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हमने इसमें से सिर्फ 100% में से मुश्किल से 6% या 7% ही पढ़ा है। तो क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी पूछे जाते हैं, आता सब है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद सब है, पर उसको पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से आप मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम कुछ क्वेश्चन लगाएँगे और ये सीरीज़ जो है हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आप साथ में बने रहें, हम साथ में कुछ-कुछ क्वेश्चन रोज़ लगाएँगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम तक जो है ओल्ड पेपर भी कंप्लीट हो जाए और अदर हो सकेगा तो वो भी करेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए देखिए, पहला क्वेश्चन है ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? ये आपसे पूछा गया है कि ट्रिपल वैक्सीन जो है वो नवजात शिशु को किसके लिए रक्षा प्रदान करती है, कौन सी बीमारी से रक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन है आपके सामने काली खांसी, टिटनेस, खसरा, फिर दूसरा ऑप्शन है काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, फिर तीसरा ऑप्शन है टिटनेस, डिप्थीरिया या चेचक, फिर है भाई टिटनेस, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। बताइए इसका आंसर। आप जो सब मुझे देख रहे हैं उसका आंसर आप खुद ही मन में बोलिए। आप सभी को पता है डीपीटी, क्या है डीपीटी, तो क्या है इसमें आ जाएगा डी पे क्या आ जाएगा डिप्थीरिया, पी में क्या आ जाएगा पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी और फिर भाई तीसरा क्या है टी यानी टिटनेस। इस इन तीनों की रक्षा के लिए जो है भाई हम ट्रिपल वैक्सीन लगाते हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसकी थोड़ी-सी व्याख्या दी गई है वो हम पढ़ लेते हैं। डीपीटी का टीका भारत सरकार द्वारा जारी जो है अनिवार्य टीका सूची में शामिल किया गया है। यह टीका 6 महीने से कम उम्र के शिशु को दिया जाता है। ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि 6 महीने तक के शिशु को जो है ये दिया जाता है। यह टीका शिशु को 3 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है। पहला डिप्थीरिया, फिर पर्ट्यूसिस और एक है काली खाँसी, ठीक है? और ये टिटनेस। पर्ट्यूसिस यानी मतलब कानी खाँसी, है ना? चलिए ये 3 बीमारियों के लिए दिया जाता है। अगला कौन-सा है? अगला है भाई काली खाँसी को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं डीपीटी यानी पी, उसमें से पी हमने पढ़ के आए हैं पर्ट्यूटिस। पर्ट्यूटिस यानी काली खाँसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पर्ट्यूटिस। और ये जो है आपके सामने और भी ऑप्शन थे, तो इसमें से सही आंसर है काली खाँसी को हम पर्ट्यूटिस बोला जाता है। अब हम इसका थोड़ा-सा विवरण देखेंगे, इसका विवरण नहीं है तो आपको तो ये पता है कि काली खाँसी जो है इसको हम पर्ट्यूटिस बोलते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है एमआर की जो वैक्सीन लगती है उसमें 3 बीमारियाँ आती हैं, आप मुझे इसमें कमेंट में बताएँगे। इससे संबंधित जो आप अगर मुझे देख रहे हैं, तो आप एमएमआर जो वैक्सीन लगती है, ये कौन-कौन सी बीमारियों के लिए लगती है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विटामिन ए उपलब्ध होता है, ये आपसे पूछा गया है और ऑप्शन है आलू से, फिर टमाटर से, गाजर से, पालक से। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या है भाई गाजर से जो है विटामिन ए प्राप्त किया जाता है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, दूध में खट्टापन आता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर और आप सब कमेंट में बताएँगे। पहला ऑप्शन क्या है? लैक्टिक अम्ल द्वारा, फिर है ब्यूटाइरिक अम्ल द्वारा, फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, फिर है साइट्रिक अम्ल द्वारा। और आप सभी को पता है दूध में जो है लैक्टिक जो है अम्ल होता है और इसका आंसर क्या है? लैक्टिक अम्ल। और भी देख लेते हैं दूध में खट्टापन, इसका और विवरण देखेंगे तो दूध में खट्टापन किस कारण होता है? इसका आंसर अभी हमने पढ़ा लैक्टिक अम्ल। और भाई मक्खन की जो दुर्गंध है वो किससे आती है? वो आती है ब्यूटायरिक अम्ल, इसको अच्छे से याद रखें। और भी अम्ल है। नींबू का खट्टापन किससे होता है? साइट्रिक अम्ल। और जो मानव जठर जो है एचसीएल जो होता है, हमारी जो एचसीएल उसमें मौजूद अम्ल है, उसमें अल्प मात्रा किसकी रहती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, एचसीएल की। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या था दूध में? लैक्टिक अम्ल। अब था ट्राइग्लिसराइड क्या है? और ये आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि जो है मैं इसका विवरण भी बताऊंगी। पहला ऑप्शन जो है वो है प्रोटीन, फिर है कार्बोहाइड्रेट, फिर है वसा, फिर है खनिज और अगला है इन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक भी से भी अधिक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए ग्लिसराइड आ रहा है तो वसा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है?
ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो उससे आंसर जो है क्लियर होता है, इसका आंसर क्या है भाई, बसा। बसा जो है इसका आंसर है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की बसा है जो रक्त में पाया जाता है। इसका सामान्य स्तर जो है 150 mg प्रति dl कम होता है, जबकि 200 mg प्रति dl से ज़्यादा स्तर उच्च होता है। ऐसी बसा की मात्रा जो है जब रक्त में ज़्यादा हो जाती है तो विशेषकर महिलाओं को कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ये इसको जो है आप इस विवरण को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था, ट्राइग्लिसराइड जो है वो बसा का एक प्रकार है। चलिए, शर्करों में सबसे मीठी कौन सी है, शक्करों में सबसे मीठी कौन सी है? इसका ऑप्शन है फ्रक्टोज, फिर है ग्लैक्टोज, फिर है सुक्रोज, फिर है लैक्टोज। और इसका आंसर जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से जो हमारी शर्करा है फ्रक्टोज वो सबसे मीठी शर्करा होती है। अब देख लेते हैं, और आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक मोनो प्रकार के मोनो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या मोनोसैकेराइड जिसको हम बोलते हैं, दूसरा ओलिगोसैकेराइड जिसको हम जो है भाई डाइसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड में एक अणु आएगा, और जो ओलिगोसैकेराइड या हम ऑब्लिक में हम उसको क्या बोल सकते हैं, जो है भाई डाइसैकेराइड, उसमें 2 से लेकर 9 अणु आएंगे, और जो पॉली है उसमें अनंत तक आ सकते हैं। वही जो है भाई ये किसका उदाहरण है, जे फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज जो है मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है। चलिए, तो ये शक्करों में सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। इसे फल शर्करा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फल शर्करा भी इसे कहा जाता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज के और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। ये जो है भाई मोनोसैकेराइड तो हमने ये देख लिया, और सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकार है। तो सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड का एक उदाहरण है। ये किससे मिलकर बनी होती है, ये ग्लूकोज और जो मोनोसैकेराइड का एक प्रकार है फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। सुक्रोज जो है गन्ने और चुकंदर की चीनी में इस्तेमाल की जाती है, कैंडी बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों आदि इस्तेमाल के लिए जो है लैक्टोज शुगर दुग्ध उत्पादन आदि में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। आगे देखेंगे, पैंक्रियाज स्त्रावित करता है, बताइए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, फिर है भाई पेप्सिन, फिर है इंड्रिनल, फिर है भाई टाइलिन। बताइए इसका आंसर, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन हम पैंक्रियास को हिंदी में क्या बोलेंगे, अग्नाशय। कहाँ से निकलता है इंसुलिन, बीटा कोशिकाओं से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से ये इंसुलिन स्त्रावित होता है, और ये जो है हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और अगर ये काम करना बंद कर देता है तो आपको पता है शर्करा की मात्रा असंतुलित हो जाती है, और इसके कारण हमें मधुमेह हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज के शिकार हम इसके कारण हो जाते हैं। देखिए, अग्नाशय जो है भाई यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया इसमें, कि यकृत जो है, लीवर जो है, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो है अग्नाशय। इसको आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। अग्नाशय के अंतरस्त्रावी भाग में लैंगरहैंस द्वीप के 3 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पहला है अल्फा, फिर है बीटा, और फिर कौन है भाई, डेल्टा। तो ये जो है बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होती है इंसुलिन। ठीक है, यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करती है। ये जो है आपको पता है, ग्लूकोज जो है, अगर हमें, जैसे आपने देखा होगा, बसा जो है एक संचित माध्यम है। अगर हमको कार्बोहाइड्रेट हम नहीं ले पा रहे हैं तो हम बसा से और प्रोटीन से जो है हम ऊर्जा ले सकते हैं। उसी प्रकार जो है ग्लूकोज को बाद के लिए, इमरजेंसी के लिए जो है हम ग्लूकोज को ग्लूकाजोन में जो है या ग्लाइकोजन में हम जो है कन्वर्ट करते हैं, और वो कहाँ पर रखा जाता है, वो रखा जाता है यकृत में। कहाँ पर रखा जाएगा, यकृत में। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका ही ऊर्जा में इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो है, ये किसको, ये इंसुलिन इसको हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अभी हम देख के आए हैं, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय थी, और सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत ग्रंथि। और ऑप्शन जो है आपके सामने है। चलिए, यकृत एवं जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में दाईं ओर सबसे ऊपर भाग में डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। इसका अधिकांश भाग पसलियों द्वारा सुरक्षित रहता है। पसलियों के द्वारा जो है ये यकृत या लीवर सुरक्षित रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि जो है वो कौन सी है। इसके ऑप्शन आपके सामने है।
पहला है पिट्यूटरी, या इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन है थायराइड, फिर है पैरा थायराइड, फिर है भाई सुप्रारेड। बताइए इसका आंसर। सभी को पता होना चाहिए, हमारी जो मुख्य ग्रंथि है उसका नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि यानी सबसे ऊपर वाली ग्रंथि भाई साहब, ठीक है। तो इसके बिना काम नहीं चल सकता। मास्टर ग्रंथि जिसको हम पीयूष ग्रंथि या हम उसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। यह कपाल में स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है। वेरी वेरी मोस्ट, इसको आप याद रख सकते हैं। कौन सी हड्डी के एक गड्ढे में स्थापित होती है? ये स्फेनाइड हड्डी। इसको सेल टर्सिया भी कहते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेल टर्शिका। इन पॉइंटों को जो है क्वेश्चन के साथ आप मुख्य बिंदु करके लिख सकते हैं और इसको आप तत्काल याद कर सकते हैं। इसका भार लगभग जो है 0.6 ग्राम होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मक्के के दाने के बराबर स्त्रियों में कुछ बड़ी और गर्भाशय में काफी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब विवरण किसके बारे में था? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। चलिए, अब क्या है भाई? शरीर का 70% हिस्सा काय से बना होता है? ऑप्शन है आपके सामने, पानी से, मांसपेशियों से, हड्डियों से और अंगों से। और इसका जो आंसर है वो है पानी से। आपको पता होना चाहिए कि 70% जो है हमारा शरीर का हिस्सा क्या है भाई? पानी। मतलब ये पानी से हमारा शरीर 70% बना हुआ है। जल एक साफ, स्वादहीन एवं गंध रहित जो है वो तरल होता है। रासायनिक संगठन में 2 भाग हाइड्रोजन का 1 भाग और ऑक्सीजन से मिलकर जो है ये बना होता है। हाइड्रोजन के 2 भाग होते हैं और 1 भाग किसका होता है? वो होता है ऑक्सीजन। इन्हीं के संयोजन से जो है हमारा जल बनता है। ठीक है, शरीर में 70% जल इसमें रहता है। इसका आंसर क्या है? जल से 70% हमारा शरीर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों में से भी प्राप्त किया जा सकता है? ये तो बहुत सरल है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फिर है विटामिन डी, फिर है विटामिन के, और फिर है आंसर सॉरी इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है विटामिन ए। और ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है? विटामिन डी। ये जो है हमें कैल्सीफेरॉल, क्या है? कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। इसको हम जो सूर्य के प्रकाश से इसको प्राप्त करते हैं। एक और हमारा जो है शरीर में बनता है, ये 2 विटामिन डी और विटामिन के, ये हमारे शरीर में विटामिन बनते हैं। इन दोनों को हम जो है शरीर में निर्मित विटामिन बोल सकते हैं, विटामिन डी और के। पर इसका आंसर क्या है? सूरज की किरणों से हम क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन डी। चलिए, जंतुओं में ये जो है विटामिन डी की थोड़ी व्याख्या दी गई है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं। पहला विटामिन, ये विटामिन डी के प्रकार हैं। पहला विटामिन डी कौन सा है? आर्गो कैल्सीफेरॉल। फिर दूसरा है कॉली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये दोनों प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्गो कैल्सीफेरॉल के बारे में। का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की परावैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशा करती है। तो ये जो है किस पदार्थ से बनता है भाई? आर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। ये विटामिन डी का पहला प्रकार है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसका नाम क्या है? आर्गो कैल्सीफेरॉल। अब हम आगे देखेंगे दूसरा प्रकार, इसका नाम क्या है? कॉली कैल्सीफेरॉल। ये इसका संश्लेषण जंतु एवं स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। ये कौन सा पदार्थ इसका निर्माण करता है? ये करता है, इसका नाम क्या है? डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है इसका निर्माण करेगा। इसका निर्माण करेगा कॉली कैल्सीफेरॉल, जो विटामिन डी का एक प्रकार है, उसका जो है ये निर्माण करता है। यह क्रिया सूर्य प्रकाश की परावैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है, इसलिए इसे धूप विटामिन भी कहा जाता है। धूप का विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन डी को। ये इसकी व्याख्या है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो इनके विटामिन डी के 2 प्रकार हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के पाचन तंत्र में अपेंडिक्स सहायता करती है। ये आपसे पूछा गया है, काय में सहायता करेगी? पहला ऑप्शन है भोजन को पचाने में, फिर दूसरा ऑप्शन है पाचन क्रिया के दौरान तापमान को कायम रखने के लिए, फिर तीसरा ऑप्शन है पाचन रसों को निकालने में, फिर डी ऑप्शन है आपके पास पाचन क्रिया में कोई सहयोग नहीं करती। और आपको पता है ये अपशेषी अंक है, तो भाई ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो है पाचन क्रिया में कोई भी सहयोग नहीं करती। ये बचा हुआ अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बड़ी आंत की में जो पाई जाने वाली संरचना है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम बोलते हैं, ये एक अपशेषी अंग है। ठीक है, बचा हुआ अंग है, इसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है। तो ये एक अपशेषी अंग है। अपेंडिक्स पाचन क्रिया में कोई सहयोग नहीं करती, बाकी जो है तो अदर ऑप्शन है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, औसत शरीर के भार वाले एक युवक को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? और इसके ऑप्शन आपके सामने है, वो है 1500 कैलोरी, फिर दूसरा है 2000 कैलोरी, फिर है 250 कैलोरी, फिर है 3000 कैलोरी। बताइए इसका आंसर। और इसका जो आंसर है 2000 कैलोरी जो है, एक युवक को एक कैलोरी जो है प्रतिदिन उसको चाहिए होती है। कितनी कैलोरी चाहिए होती है? 2000 कैलोरी चाहिए होती है। और गर्भवती महिला को जो है प्लस में जो है 300 कैलोरी चाहिए होती है, उसको अतिरिक्त रूप में जो है 300 कैलोरी गर्भवती महिला को चाहिए होती है। जिसको नहीं पता है वो उसको लिख सकते हैं। औसत शरीर के भार वाले एक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है, सॉरी सॉरी, इसका जो आंसर है वो है 250 कैलोरी। क्या है इसका आंसर? 250 कैलोरी जो है, इसको कैलोरी की आवश्यकता होती प्रतिदिन एक युवक को। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा खनिज दिमाग, नाखून एवं बालों को स्वस्थ रखता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है पोटेशियम, फिर है भाई सल्फर, फिर है फास्फोरस, फिर है भाई कैल्शियम। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? और इसका जो आंसर है वो है सल्फर। किस किस की चीज के बारे में बात करी है? दिमाग के बारे में, नाखून के बारे में, और बालों को जो है स्वस्थ रखने वाला जो है वो है सल्फर। सल्फर हम जिसको गंधक भी बोलते हैं, शरीर की कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। सल्फर बालों, नाखून एवं के निर्माण में जो है सहायक होता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? दाल से आपको सल्फर मिल सकता है, अंडा से, गाजर से, पालक से, टमाटर से, मूली से, इन सब से जो है आपको सल्फर प्राप्त हो सकता है। चलिए ये जो हो गए हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। ऐसे ये सीरीज जो है आगे बढ़ती रहेगी, आप मेरे साथ क्वेश्चन करते जाएं। ओल्ड पेपर भी हम कराएंगे, तो साथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाते जाएं, जिससे जो है आपको एग्जाम में आपकी मानसिकता थोड़ी तैयार हो जाए। चलिए राधे राधे।